अब हम कंटिन्यू करेंगे और एक और डिफरेंट स्टाइल ऑफ सम देखेंगे. डिसीजंस टू चेंज सेल्स प्राइस और कॉस्ट्स. एग्जाम्पल 4.5.1. Stormer Cakes Company bake and sell a single type of cake. The variable cost of production is 15 cents and the current sales price is 25 cents. Fixed costs are $2,600 per month. And the annual profit for the company at the current sales volume is $36,000. The volume of sales demand is constant throughout the year. The sales manager, Ian Digestion, wishes to raise the sales price to 29 cents per cake, but considers that a price rise will result in some loss of sales. Requirement: ascertain the minimum volume of sales required each month to raise the price to 29 cents. अब जो हमारे पास सम आया है उसमें हमसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि अगर ये सारे फैक्टर्स हों और सेलिंग प्राइस फर्ज करें $10 है तो मैं उसकी सेलिंग प्राइस $15 करना चाह रही हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या $10 से $15 कर देने पर एक यूनिट की प्राइस कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम ब्रेक इवन से भी नीचे चले जाएंगे, लॉस इनकर होने लगेगा? तो इस डर को कैसे दूर किया जाए ये सीखेंगे हम अब इस एग्जाम्पल में. आपने एग्जाम्पल सम सुना, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमें क्या कह रही है? रिक्वायरमेंट हमें कह रही है ascertain the minimum volume of sales required each month to raise the price to 29 cents. अगर हम प्राइस 29 सेंट्स पर लाकर खड़ा कर दें, रेज हो रही है, तो फिर मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सेल्स हमें कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ताकि हमें लॉस इनकर ना हो? तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या फैक्ट्स गिवन है. वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 15 सेंट्स, सेलिंग प्राइस गिवन है 25 सेंट्स, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 2600 पर मंथ एंड प्रॉफिट गिवन है $36,000 पर एनम. इसको सॉल्व हम किस तरह से करेंगे? हमें सेल्स की फिगर चाहिए और हमने देखा है पिछले सम्स में भी कि सेल्स यूनिट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ होता है. सेल्स यूनिट यानी ब्रेक इवन सेल्स यूनिट जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो यहाँ पर भी हम उसी फॉर्मेट पर चलेंगे कि टोटल रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. फ़र्क बस इतना होगा कि हम इस सेल्स में सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट नहीं मगर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी ज्वाइन करेंगे, राइट? प्रॉफिट भी ऐड करेंगे जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले मंथली फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 2600 पर मंथ लिख दिया. मंथली प्रॉफिट मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है? 3000. मंथली प्रॉफिट मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है? 3000 कैसे फाइंड आउट किया? 36,000 पर एनम प्रॉफिट आ रहा है तो डिवाइड बाय 12 कर दीजिए तो आपके पास 3000 पर मंथ का आएगा. नाउ हमारे पास करंट मंथली कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई? 5600, जो कि हम चाह रहे हैं रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, किस तरह किया? आपके सामने कि फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को शामिल किया. उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालें? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है 25 सेंट्स, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 15 सेंट्स. सो 25 माइनस 15 हमारे पास 10 सेंट्स आ जाएगा. ठीक हो गया. और फिर एज पर द फॉर्मूला हम अपनी रिक्वायर्ड मंथली सेल्स निकाल लेंगे. $5600 डिवाइड बाय $5600 डिवाइड बाय 10 सेंट्स, तो हमारे पास 56,000 केक्स आ जाएंगे. नाउ 56,000 केक्स ये करंट है, करंट माइंड इट. ठीक है, ये करंट है. अभी हमने रिक्वायरमेंट के मुताबिक 29 सेंट्स का नहीं फाइंड आउट किया. अभी हमने जो करंट सेल्स प्राइस है जो कि 25 सेंट्स है, हमने उसका फाइंड आउट किया है कि मंथली कितने यूनिट्स बिक रहे हैं, विच इज़ 56,000 केक्स. नाउ 29 सेंट्स के लिए क्या करेंगे?
29 सेंट्स के लिए सिंपल कुछ चेंजेस करेंगे कि यहाँ पे 25 सेंट्स नहीं आएगा, 29 सेंट्स आएगा, ठीक हो गया। और इसको जब हम माइनस करेंगे 15 सेंट से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 सेंट्स, राइट। फिर हम 5600 को डिवाइड करेंगे 14 सेंट से, जिस पर जो हमारा आंसर आएगा वो है 40,000 केक्स पर मंथ। हमने क्या किया, हमने 5600 को डिवाइड किया 14 सेंट से। 14 सेंट्स कैसे आया, हमने 25 सेंट्स की जगह 29 सेंट्स किया। क्यों? क्योंकि हमसे रिक्वायरमेंट 29 सेंट्स के बारे में पूछ रही है। जब हमने ये किया तो हमारे पास जो प्रोडक्शन आ रही है पर यूनिट वो है 40,000 केक्स पर मंथ। अ न्यू एग्जाम्पल, चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट्स। Close Briquette Company makes a product which has a variable production cost of $8 and a variable sales cost of $2 per unit. Fixed costs are $40,000 per annum. The sales price per unit is $18 and the current volume of output and sales is 6,000 units. The company is considering whether to have an improved machine for production. Annual hire costs would be $10,000 and it is expected that the variable cost of production would fall to $6 per unit. Required: determine the number of units that must be produced and sold to achieve the same profit as is currently earned if the machine is hired. B. Calculate the annual profit with the machine if output and sales remain at 6,000 units per annum. All right, coming to the solution. हमें अब जो सिनेरियो मिला है वो है कि अगर मैन्युफैक्चरर चाहता है कि मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट चेंज करनी है, हमने पिछली एग्जांपल में क्या देखा कि मैन्युफैक्चरर चाह रहा था कि हमें सेलिंग प्राइस चेंज करनी है विदाउट इनकरिंग एनी लॉस, इंश्योरिंग दैट देयर इज़ नो लॉस। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर चाह रहा है कि चेंज करना प्रोडक्शन कॉस्ट को, मगर अगेन कोई मैन्युफैक्चरर क्यों चाहेगा मेरी कंपनी का लॉस इनकर हो। सो यहाँ पर भी वही सिनेरियो गिवन है कि दो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हैं। सबसे पहले डिटरमाइन नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड टू अचीव सेम प्रॉफिट, यानी कि कोई लॉस ना हो। बी, कैलकुलेट एनुअल प्रॉफिट विद द मशीन इफ आउटपुट एंड सेल्स रिमेन एट 6,000 यूनिट्स पर एनम। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है, तो क्वेश्चन का जो डेटा है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। वेरिएबल कॉस्ट $8, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट $2, फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 पर एनम, सेलिंग प्राइस $18 एंड वॉल्यूम 6,000 यूनिट्स। तो अभी हमें क्या सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा, जो रिक्वायरमेंट है हमें अल्टीमेटली नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं, जो कि अगर हम फॉर्मूला याद करें तो यूनिट्स फाइंड करेंगे तो इक्वल टू रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अब रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन निकालने का क्या तरीक़ेकार होगा, तो सबसे पहले हम यूनिट कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे और यूनिट कंट्रीब्यूशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है $18, वेरिएबल कॉस्ट हम 8 + 2, क्यों? क्योंकि ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। तो 8 + 2 10 माइनस सेलिंग प्राइस 18 विच विल गिव अस 8। तो हमने यहाँ पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकाल ली है विच इज़ $8। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं मगर सेम प्रॉफिट चाहिए, यानी कि सेम प्रॉफिट चाहिए तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, जब ब्रेक इवन पॉइंट का सिनेरियो था तब हमने सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट लिया था, प्रॉफिट नहीं लिया था, मगर अब चूँकि प्रॉफिट हमें चाहिए सेम तो हम फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लेंगे। तो अगेन यहाँ पे हमने क्या किया, करंट कंट्रीब्यूशन यानी कि 6,000 यूनिट्स हम बना रहे थे, जो कि हमारे सवाल में गिवन है 6,000 यूनिट्स बना रहे थे और $8 का कंट्रीब्यूशन, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 48,000। ठीक है, फिर इस पे हमने क्या किया, ऐड क्या किया, हमने इसमें से लेस किया करंट फिक्स्ड कॉस्ट। करंट फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास कितने हैं, 40,000 पर एनम। तो हमने 40,000 को किस में से, करंट कंट्रीब्यूशन में से डिडक्ट कर लिया। क्यों ये किया, इसलिए किया क्योंकि हम प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहते थे
कि आखिर प्रॉफिट क्या है, क्योंकि सम में हमें कहीं भी प्रॉफिट का जिक्र नहीं दिया हुआ। तो इन ऑर्डर टू नो कि सेम प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, हमने यहाँ पर इस तरह से प्रॉफिट की फिगर फाइंड आउट कर ली। तो हमने क्या किया था, पिछले जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट इन द केस ऑफ ब्रेक इवन। मगर जब ब्रेक इवन का केस नहीं होगा, जब प्रॉफिट का केस होगा, तब हमारी जो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन होगी, टोटल कंट्रीब्यूशन होगी, दैट विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या हमारे पास सवाल में प्रॉफिट का कहीं जिक्र है? तो देखें यहाँ पे कहीं पर भी हमें प्रॉफिट का जिक्र नहीं दिया हुआ। लिहाजा प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट कंट्रीब्यूशन लेंगे विच इज़ 6000 हमारे यूनिट्स बने वहाँ पे टोटल वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट $8, हमने निकाल लिया 48,000 टोटल कंट्रीब्यूशन। इस टोटल कंट्रीब्यूशन में से यानी करंट कंट्रीब्यूशन में से हमें फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है। तो फिक्स कॉस्ट जब हम माइनस कर लेंगे कंट्रीब्यूशन से, हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। ये बिल्कुल बेसिक है, ये आपके जहनों में होना चाहिए। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट विल गिव यू प्रॉफिट। क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट विल गिव यू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट विल गिव यू प्रॉफिट। नाउ प्रॉफिट हमने इस तरह फाइंड आउट कर लिया कि हमने कंट्रीब्यूशन ले ली 48,000, जो डेटा गिवन था उससे निकाल ली, और फिक्स कॉस्ट भी हमें गिवन है 40,000 पर एनम, हमने उसको लेस किया 40,000, हमारे पास प्रॉफिट, करंट प्रॉफिट निकल आया विच इज़ 8,000। अब हमारे लिए ईजी है रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना। क्यों? क्योंकि वी हैव दिस एंड वी ऑल्सो हैव द प्रॉफिट। वी कैन एड इट अप and we can get our required contribution which we can use in the formula to derive our number of units. So required profit हमारे पास 8,000 आ गया। Fixed cost, अच्छा अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट क्या हो रहा है? ऑलराइट, कहानी में ट्विस्ट ये हो रहा है कि हमें कहा जा रहा है कि डिटरमाइन नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू अचीव सम प्रॉफिट इफ द मशीन इज हायर्ड। आप जब अपने सामने देखेंगे इफ़ द मशीन हैज़ बिन हायर्ड, और क्वेश्चन में हमें डेटा क्या बता रहे हैं कि जब आप एडिशनल मशीन हायर करोगे आपकी फ़िक्स कॉस्ट $10,000 से बढ़ जाएगी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट $6 पर आ जाएगी, राइट। तो अब हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए नंबर ऑफ़ यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए यानी कि अब हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज़ रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट हम कौन सी लेंगे, 40,000 प्लस 10,000 विच विल गिव यू 50,000, विच विल गिव यू 50,000। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट हम वो वाली लेंगे, और फिर हमारा जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है वो तो था ही 8,000, हमने अभी कैलकुलेट किया, एड अप किया, 58,000 आ गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन 58,000। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नाउ हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट क्या थी, 8 + 2 दैट इज 10, 10 माइनस सेलिंग प्राइस 18 दैट गिव्स यू 8 थी। मगर अब चूँकि हमने एडिशनल मशीनरी ले ली है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई है, $6। तो अब यहाँ पे 8 नहीं है, 6 है, तो 6 + 2 गिव्स यू 8, 8 माइनस 18 गिव्स यू 10। तो यहाँ पे आपके पास $10 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब आपने क्या करना है, एज द फॉर्मूला सजेस्ट्स, इसको डिवाइड करें एंड आपके पास आ जाएगा सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न $8,000 प्रॉफिट इज 5800। दिस इज द आंसर दैट यू विल गेट। आई होप ये समझ आया होगा कि हमने किस तरह हम इसको लेकर चले हैं, किस तरह हमने सवाल में से डेटा पिकअप किया है, किस तरह हमने रिक्वायरमेंट को पढ़ के फिर हमने लॉजिकली अपने फॉर्मूलाज को भी अप्लाई करते हुए रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन के ज़रिए हमने सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न $8,000 प्रॉफिट इज़ 5800 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, ताकि हम वही प्रॉफिट अर्न कर सकें जो कि हम पहले अर्न कर रहे थे। ओके, सेकेंड पार्ट हमसे रिक्वायरमेंट में क्या पूछा जा रहा है
कि कैलकुलेट एनुअल प्रॉफिट बताओ with the machine if output and sales remain at 6000 units per annum। तो रिक्वायरमेंट यही कह रहे हैं सिंपल सा कि आपने मशीन हायर कर ली है और आप अभी भी 6000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अब आप बताएं कि कितना प्रॉफिट आप जनरेट करेंगे एनुअली। तो अब एनुअली का हिसाब है तो आपको सेल्स रेवेन्यू चाहिए, लेस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट विल गिव यू प्रॉफिट। वही चीज़ यहाँ पे हमने अप्लाई की है। सेल्स आर 6000 यूनिट्स, 6000 यूनिट्स के हिसाब से हमने सेल्स निकाल लिया। 6000 मल्टीप्लाई बाय $18 गिव्स अस 1,08,000। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन 6000 मल्टीप्लाई बाय $6 जो कि हमें यहाँ गिवन था कि $6 हो जाएगा, तो वो हमने ले लिया 36,000। फिर सेल्स 6000 मल्टीप्लाई बाय $2 12,000, 48,000 आ गया। इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 60,000 आ गया हमारे पास। हम डायरेक्टली भी ले सकते थे कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हम पहले पार्ट में ये फिगर निकाल चुके हैं, तो हम ये डायरेक्टली भी कर सकते थे कि कंट्रीब्यूशन 6000 मल्टीप्लाई बाय $10 60,000, और इससे फिर हमने कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गई। कंट्रीब्यूशन में से हमें अब फिक्स्ड कॉस्ट लेस करनी है। कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे, फिक्स कॉस्ट इज 50,000। क्यों? क्योंकि एडिशनल मशीन के बाद फिक्स कॉस्ट की वैल्यू 10,000 से बढ़ गई है। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास प्रॉफिट जनरेट हो गया विच इज़ $10,000 पर एनम। ओके, देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ CVP एनालिसिस, जहां हमने समझा कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जहां हमें ये सिखाता है कि कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट का आपस में क्या रिलेशनशिप है, और इनका रिलेशनशिप किसी भी मैनेजर या किसी भी कंपनी के मैन्युफैक्चरर को जानना ज़रूरी क्यों है, ताकि वो बहुत सारे डिसीजंस बाआसानी ले सके। नाउ हमने ये सारी एग्जांपल्स के थ्रू समझा कि अगर सेलिंग प्राइस में चेंज चाह रहा हो और वो लॉस विदाउट एनी लॉस, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने होंगे। अगर वो प्रोडक्शन कॉस्ट में चेंज चाह रहा हो मगर लॉस इनकर किए बगैर उतना ही प्रॉफिट कमाना चाह रहा हो, तो फिर हम किस तरह से उसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितने यूनिट्स बनाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब हमने देखी, हमने मोर ओवर ब्रेक इवन पॉइंट का देखा कि ब्रेक इवन पॉइंट के कितने यूनिट्स हम बनाएंगे जब हमारा प्रॉफिट और लॉस दोनों ज़ीरो आएगा, ना हमें लॉस हो रहा है ना हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये तमाम बातें हमने देखी। फिर हमने टारगेट प्रॉफिट में भी हमने देखा कि अगर कंपनी चाह रही है कि 10% प्रॉफिट अर्न करे तो उसके लिए कितने यूनिट्स बनाने होंगे। अगर कंपनी चाह रही है 20% प्रॉफिट अर्न करे तो उसके लिए कितने यूनिट्स बनाने होंगे। ये तमाम चीज़ों के फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए हमने ये तमाम सिनेरियोज देखे, और एट द एंड ऑफ द डे क्यों ये हम सब सीख रहे हैं। ये हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट लिए हुए हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट में जब हम ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं तो मैनेजरियल लेवल पे बहुत सारे डिसीजंस लेना आसान हो जाएगा कि हमें कैसे डिसीजंस लेने हैं, क्या करना है, कौन से सप्लायर से बनवाना है, प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज़ करनी है या नहीं करनी, सेलिंग प्राइस बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी, और वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सारे डिसीजंस लेने में CVP एनालिसिस हमारी काफ़ी हेल्प करता है। मगर जहाँ प्रोज होते हैं वहाँ कॉन्स भी लाजिम है। तो कुछ लिमिटेशंस है CVP एनालिसिस की, आइए देखते हैं। नंबर 1, इट कैन ओनली अप्लाई टू अ सिंगल प्रोडक्ट। एक वक्त में ये किसी एक ही प्रोडक्ट पे हम अप्लाई करके देख सकते हैं, मगर रियल लाइफ में क्या होता है, एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम बना रही होती है। तो नाउ दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ लिमिटेशन कि कंपनी एट अ टाइम सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट का CVP एनालिसिस कर सकती है। और अ सिंगल मिक्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स। सिंगल मिक्स यानी कि अगर खाने पीने की अशियाएँ हैं तो सिर्फ खाने में भी सिर्फ ग्रेनी फूड्स, फ्रोज़न आइटम्स जैसे कि फ़िश, चिकन वगैरह, ये सब अलहदा से। तो वन पर्टिकुलर ग्रुप, अ सिंगल मिक्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स। सेकेंड लिमिटेशन, अ ब्रेक इवन चार्ट मे बी टाइम कंज्यूमिंग टू प्रिपेयर। हमने देखा कि ब्रेक इवन चार्ट कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग टू प्रिपेयर इट। अब उसको बनाना, उसको दिखाना, ऊपर सीनियर लेवल तक पहुंचाना, और अभी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का आप बना सकते हैं एट वन टाइम। तो अगर कंपनी में 5 प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं तो 5 अलग अलग चार्ट्स बनेंगे। सो इट बिकम्स काइंड ऑफ टाइम कंज्यूमिंग एंड बिट कॉम्प्लिकेटेड।
नेक्स्ट, it assumes fixed costs are constant at all levels of output. ये सबसे बड़ा एक assumption या drawback कह लें कि assume क्या किया जाता है कि fixed costs constant है, चाहे आप 1000 यूनिट्स बनाएं या 10,000 या 15,000 या 20,000। मगर रियलिटी क्या है? रियलिटी में अगर हम स्कूल की एग्जांपल लें, अगर स्कूल में 1000 बच्चा पढ़ रहा है और अब वहाँ पे 2000 एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो वहाँ पे जगह नहीं है, क्लासरूम्स में जगह नहीं है। दे हैव टू रेंट अ डिफरेंट कैंपस, जिससे उनकी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, रेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हर सिनेरियो, हर केस में ऐसा नहीं होता कि फिक्स कॉस्ट जो हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहें व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस। मगर सीवीपी में ये एक मेजर अजम्पशन है व्हाइल वी आर परफॉर्मिंग द सीवीपी एनालिसिस। नेक्स्ट, it assumes that variable costs are the same per unit at all levels of output. ये भी assume किया जाता है कि variable cost same रहेगी at all levels of output. It assumes that sales price are constant at all levels of output. Sales price भी same रहेगी। भाई क्या रियल में ऐसा होता है? आपकी जो है इन्फ्लेशन का रेट इन्फ्लेशन हो जाती है तो फिर हमें सेल्स प्राइस बढ़ानी पड़ती है। नेक्स्ट, इट assumes प्रोडक्शन एंड सेल्स आर द सेम। ये एक और बड़ी अजम्पशन है कि भाई जितना हमने प्रोड्यूस किया उतनी ही सेल्स हो जाएगी। अगर 10,000 यूनिट्स बनाए तो 10,000 बिक जाएंगे। मगर क्या रियलिटी में ऐसा होता है कि 10,000 बनाए तो 10,000 सारे के सारे बिक गए? नो, ये रियलिटी में नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी अजम्पशन है विच इज़ अ ड्रॉबैक। दैट मीन्स सीवीपी एनालिसिस किसी हद तक हमें एक ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा, रियल सिनेरियो पिक्चर नहीं दे रहा। इट इज़ जस्ट एन एस्टिमेट और अ फोरकास्ट विच कैन बी रॉन्ग। नाउ, it ignores the uncertainty in the estimates of fixed cost and variable cost per unit. क्या इग्नोर करता है? अनसर्टेनिटी। अचानक से कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, कंट्रीज़ बंद हो गई, सप्लायर्स ने अपने सप्लाई करना बंद कर दिया, फैक्ट्री में जितनी हरकत हो रही थी सब ख़त्म। तो एकदम से अनसर्टेनिटी की वजह से क्या हुआ? फिक्स्ड कॉस्ट अफेक्ट हुई, वेरिएबल कॉस्ट अफेक्ट हुई। मगर क्या सीवीपी एनालिसिस इस चीज़ को कंसिडर करता है? नो, इट इग्नोर्स। देयरफॉर इट इज़ अ लिमिटेशन। आई होप ये चैप्टर समझ आया हो आप लोगों को। कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, हमारे ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह सी यू इन अनदर वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।